नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। उत्तराखंड एलटी भर्ती को लेकर दोस्तों एक नई अपडेट है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि एलटी में चयनित हुए हैं और वे लोग लगातार अपनी ज्वाइनिंग को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। तो आज की वीडियो उन्हीं के लिए है। एलटी चयनितों को अभी फ़िलहाल ज्वाइनिंग के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो मामला है दोस्तों अभी हाई कोर्ट में लटक गया है। यहाँ पर एक के बाद एक कुछ केसेस हुए हैं, जिसके कारण से अभी उत्तराखंड हाई कोर्ट में एलटी की ज्वाइनिंग का मामला अभी फ़िलहाल लटक गया है और आपको कुछ समय इंतज़ार दोस्तों करना पड़ेगा। तो चलिए आज की वीडियो इसी पर आधारित होने वाली है। सबसे पहले जो केस है, इंपॉर्टेंट केस, उसके बारे में जान लेते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जान लेंगे। एलटी में जो चयनित हैं, इन्होंने नियुक्ति के लिए निकाली रैली। पुलिस ने इनको रोका, तो पुलिस ने कनक चौक के पास ही इनको रोका। सचिवालय जाने को लेकर पुलिस से हुई कहासुनी। तो देखिए, जो ये एलटी चयनित अभ्यर्थी हैं और एक साल पूर्व दोस्तों एलटी चयनित हुए हैं, बेरोजगारों ने नियुक्ति की मांग को लेकर सोमवार को परेड ग्राउंड से सचिवालय तक रैली निकाली। हालांकि पुलिस ने उन्हें परेड ग्राउंड्स के चारों ओर घुमाकर कनक चौक पर ही रोक दिया। तो यहाँ पर दोस्तों अभी फ़िलहाल यही मामला चल रहा है कि अभी जो अभ्यर्थी हैं वे लोग ज्वाइनिंग का अपना वेट कर रहे हैं। उनको ज्वाइनिंग यहाँ पर नहीं मिल रही है। इसका कारण वही है कि अभी उत्तराखंड हाई कोर्ट में ये मामला अभी विचाराधीन चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है। एक तो कोर्ट केस दोस्तों हमने आपको पहले बताया था कि जिसमें जो प्रश्नों का उत्तर है UKSSC के द्वारा चेंज कर दिया गया फाइनल आंसर की में, उसके आधार पर एक केस हुआ है। उसके कारण से अभी जो ज्वाइनिंग है वो रोकी गई है। इसके बाद दोस्तों एक और केस है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके कारण भी अभी फ़िलहाल जो ज्वाइनिंग है वो रुक गई है। अब बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड एलटी पर जो अभी कोर्ट केस है। और पहला कोर्ट केस तो दोस्तों हमने बात करी थी कि जिसमें UKSSC ने आंसर को चेंज कर दिया, वो है आंसर के सवाल में परिवर्तन को लेकर। और दूसरा जो केस है दोस्तों वो है कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको लेकर। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो केस है दोस्तों आप देख सकते हैं, ये 18/3/2025 को दोस्तों आपका ये रजिस्टर्ड हुआ है। और इसके बाद इसकी जो हेयरिंग थी वो 20 मार्च को हुई थी। और जो केस है दोस्तों ये किया गया है रचना पांगती के द्वारा। इनके एडवोकेट हैं अनिल कुमार बिस्ट, मुकुल डांगी, और यहीं पर देख सकते हैं वही सेम नेम है। इसके बाद आप रिस्पोंडेंट देख लीजिए, स्टेट ऑफ उत्तराखंड, यानी कि ये हैं केस करने वाले वादी और ये हैं प्रतिवादी, यानी कि जिनको जवाब देना है स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, इसके वकील BD पांडे। इसके बाद एडिशनल डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि उसके भी एडवोकेट CSC होंगे। फिर इसके बाद आते हैं एडिशनल डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन, ओके, वही है रिस्पोंडेंट नंबर 4 भी। यहाँ पर रिस्पोंडेंट नंबर जो 5 और 6 हैं ये कैंडिडेट्स हैं जो कि सेलेक्ट हुए हैं, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक है जोगवंती राणा और एक है रमाकांत रायल, ओके। तो यहाँ पर इन दोनों को भी प्रतिवादी दोस्तों बनाया गया। क्या है पूरा मामला एक बार देख लेते हैं। 20 फरवरी का इनका जो ऑर्डर है, 20 मार्च का जो ऑर्डर है, एक बार उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों इस केस में 20 मार्च को जो हेयरिंग हुई उसका जो ऑर्डर है दोस्तों यहाँ पर है। और इस ऑर्डर के माध्यम से भी दोस्तों जो एलटी भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस है उस पर ही सवाल उठाए गए हैं। और इसी से अभी आपकी जो एलटी भर्ती है उसकी ज्वाइनिंग में रोक लगा दी गई है। अभी पहले एक बार इसको देख लेते हैं क्या लिखा है। देखिए यहाँ पर मिस्टर अनिल कुमार बिस्ट हैं जो कि लर्न काउंसिल हैं पिटिशनर के, यानी कि जिन्होंने केस किया है। और फिर इसके बाद हैं राजीव सिंह बिस्ट जो कि एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिलर फॉर द स्टेट, BD पांडे अभी हमने पढ़ा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ग्रीवेंस ऑफ द पिटिशनर इज दैट द रिस्पोंडेंट नंबर 6, ओके, हु बिलोंग्स टू द ST कैटेगरी, यानी कि जो अभी हमने रिस्पोंडेंट नंबर 6 की बात करी थी जो कि कैंडिडेट सेलेक्टेड कैंडिडेट जोगवंती राणा की बात हो रही है। ये आपके ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं और इन्होंने 55.25 मार्क्स इनको मिले हैं, जो कि हायर देन द कट ऑफ द मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट सेलेक्टेड अंडर द जनरल कैटेगरी, यानी कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उससे ज़्यादा हैं इनके मार्क्स, जो कि लास्ट कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुआ होगा उससे ज़्यादा मार्क्स है। हु ऑब्टेन 50.50 मार्क्स, ओके, जिसने कि 50 मार्क्स प्राप्त किए, ठीक है। सो ही सबमिट्स दैट सिंस द रिस्पोंडेंट नंबर 6 belongs to ST category candidates obtain higher marks in the comparison to last candidate selected under the general category, therefore the respondent number 6 shall occupy the seat of general category। अब देखिए ये आपकी वर्टिकल कैटेगरी है, ओके। और वर्टिकल कैटेगरी में ये प्रावधान होता ही है। जब उर्दू आरक्षण की दोस्तों हम बात करते हैं तो वहाँ पर यही होता है कि अगर कोई
एसटी कैंडिडेट्स या एससी कैंडिडेट्स अगर मान लेते हैं जनरल कैंडिडेट से ज़्यादा मार्क्स लेके आता है तो उसका जो सिलेक्शन होता है वो जनरल सीट पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यही कहना चाह रहे हैं कि जो आपका रिस्पोंडेंट नंबर 6 है उसने 55 मार्क्स प्राप्त किए हैं और जो जनरल कैटेगरी का लास्ट कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुआ है उसके 50 मार्क्स हैं। तो इस जो कैंडिडेट्स को जो कि आपका एसटी सीट पर सेलेक्ट हुआ है इसको जनरल सीट पर सेलेक्ट होना चाहिए था, ओके। अब यहाँ पर मामला है कि भैया जिसने केस किया है वो है इसके बाद सेकंड नंबर पे, ओके। तो होता क्या कि भैया वो जब जनरल सीट में चला जाएगा तो इसके लिए सीट खाली हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पर यही लिखा गया है, तो देखिए हु इज़ एट द बॉटम, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिस्पोंडेंट नंबर 6 shall occupy the seat of general category and the candidates who is at the bottom of the selection list under the general category will outside, यानी कि उसको बाहर हो जाना चाहिए था, ठीक है। in such and eventually since the petitioner is the next candidates under the ST category who obtain 53 marks, okay, यानी कि जो रचना है उनके द्वारा 53 मार्क्स प्राप्त किए गए हैं, तो shall occupy the seat against which is respondent number 6 has been shown to be selected। तो साफ साफ है जो रिस्पोंडेंट नंबर 6 है जो कि एसटी कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ है उसको जनरल में होना चाहिए था सेलेक्ट, क्योंकि उसके जो मार्क्स है वो जनरल कैंडिडेट से ज़्यादा है। और जो लास्ट में बॉटम में जनरल कैंडिडेट्स है वो बाहर करो, और क्योंकि अभी जब ये चला जाएगा यहाँ तो एसटी की सीट खाली हो जाएगी, तो एसटी की सीट में ये जो रचना पांगती जिन्होंने केस किया है इनका सिलेक्शन होना चाहिए, ये इनका दावा है, ओके। तो केस तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल सी बात है, इन्होंने यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इस पर यहाँ पर सवाल उठाए हैं, ओके। अब इसके बाद देखिए आगे की क्या कहानी है। आई हैव फाउंड फोर्स ऑन द सबमिशन एज एडवांस बाय लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस मिस्टर अनिल कुमार बिस्ट लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर, इसके अलावा इनके वकील ने और क्या बताया, दैट द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस एज इनिशिएट बाय द कमीशन UKSSC इज फॉल्टली, यानी कि जो पूरी प्रोसेस है उसमें ही वो पूरी की पूरी गलत है, ठीक है ना। एंड द सिलेक्शन लिस्ट एज प्रिपेयर्ड बाय द कमीशन इस पर से लीगल, यानी कि इलीगल है, ठीक है। बिकॉज वाइल प्रिपेयरिंग द सिलेक्शन लिस्ट द चॉइस ऑफ द कैंडिडेट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कंसर्न रीजन, यानी कि मंडल ETC गढ़वाल मंडल एंड कुमाऊं मंडल वर टेकन इनटू कंसिडरेशन, यानी कि जब इनकी मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स है उनकी चॉइस को पहले ही कंसिडर किया जा रहा है। जबकि होता ये है कि जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाती है उसके बाद काउंसिल है, फिर काउंसिल के माध्यम से ही फिर आपका जो मंडल है उनका चयन किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप अभिलेख सत्यापन से पहले ही जो कैंडिडेट्स हैं जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे यहाँ पर पहली चॉइस ली जा रही है कि भैया आपको गढ़वाल चाहिए या फिर कुमाऊं चाहिए, ओके। तो पूरी जो प्रोसेस यानी कि एंटायर सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो फॉल्ट है, उसमें पूरी एक तरह से इलीगल है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए गढ़वाल मंडल एंड कुमाऊं मंडल वर टेकन इनटू कंसिडरेशन विच इज़ वोली इम्परमिसिबल, यानी कि बिल्कुल ये इम्परमिसिबल है। ही रिफर टू द क्लॉज 2 ऑफ द एडवर्टीजमेंट विच इज बिंग रिप्रोड्यूस एज हियर एंटर। तो यहाँ पर जो आपकी विज्ञप्ति में क्लॉज नंबर 2 है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को 60% सामान्य शाखा, 60% महिला शाखा, विभागीय 10% सामान्य शाखा तथा विभागीय 10% महिला शाखा का अवसर ही चयन के लिए उपलब्ध होगा, ठीक है। गढ़वाल मंडल कुमाऊं मंडल के चयन का विकल्प तथा सामान्य शाखा और महिला शाखा के चयन का विकल्प अभिलेख सत्यापन के समय मेरिट के आधार पर किया जाएगा। हालांकि इस क्लॉज में देखा जाए तो पूरी तरह से एकदम से क्लियर नहीं होता है अगर हिंदी में भी अगर आप इसको पढ़ते हैं, लेकिन कोर्ट का यह मानना है कि इसका मतलब ये है कि भैया अभिलेख सत्यापन के बाद ही फिर आपको जो गढ़वाल मंडल मिलेगा कुमाऊं मंडल मिलेगा वो अलॉटमेंट किया जाता है, पहले ही आप चॉइस नहीं कर सकते। फाइनल जो मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर करने से पहले आप नहीं ले सकते चॉइस, ठीक है। सो on perusal of this clause it is very clear that the choice has to be taken into consideration only at the time of appointment in the concerned region, यानी कि जब अपॉइंटमेंट यानी कि जब आपको ज्वाइनिंग मिल रही होती है, समझ रहे हैं ना, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट तय हो गई उसके बाद जब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी तब ही ये चीज़ें तय की जाती है कि आपको गढ़वाल मिलेगा या फिर कुमाऊं मंडल मिलेगा, ओके। सो गढ़वाल मंडल एंड कुमाऊं मंडल ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट दैट टू आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो साफ साफ यहाँ पर कोर्ट ने क्लियर किया है कि ये भी आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगा, बट द सिलेक्शन मेरिट लिस्ट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस, यानी कि आप उसको चॉइस के बेसिस पे नहीं कर सकते, यानी कि अभ्यर्थियों को आप अभिलेख सत्यापन से पहले ही आप उनकी गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल की चॉइस पूछ रहे हैं, ठीक है, जो कि अभी हुआ भी था, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए और क्या कहते हैं मिस्टर राजीव सिंह बिस्ट, जो कि भैया एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल है फॉर द स्टेट
okay, also fairly submits that the choice of the candidates will come into the way only after the preparation of the final merit list for the appointment is concerned decision। यानी कि सरकारी वकील खुद मान रहे हैं कि ऐसा ही होता है कि पहले आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होती है, उसके बाद ही फिर आपको चॉइस मिलती है कि भैया आपको गढ़वाल चाहिए या फिर कुमाऊं मंडल चाहिए। बट हियर द सिलेक्शन बॉडी जो है वाइल प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट गिव द प्रेफरेंस ऑफ चॉइस टू कैंडिडेट्स वाइल प्रिपेयरिंग सिलेक्शन मेरिट लिस्ट विच इज होली परमिसिबल, यानी कि बिल्कुल इम्परमिसिबल है। ठीक है, इसके बाद नाउ द क्वेश्चन ये उठता है कि वाई द रिक्रूटिंग बॉडी अडॉप्ट सच अ फॉल्टी प्रोसेस, यानी कि जो ये आपकी आयोग है वो क्यों ऐसी फॉल्टी प्रोसेस को अपना रहा है वाइल प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट। दिस इज अपेरेंटली अ वेरी सीरियस इशू एंड द रिक्रूटिंग बॉडी शुड प्रोसीड विद द सिलेक्शन स्ट्रिक्टली एज पर द रूल, यानी कि रूल के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करना चाहिए। बट इट अपीयर्स दैट द रिक्रूटिंग बॉडी कंप्लीटली बाईपास द रूल। इसका मतलब है कि इस रूल को किनारे करते हुए इन्होंने अपने मन से ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस करी है। तो दिस फैक्ट हैज़ ऑल्सो brought to the notice of this court that the selection body is almost all recruiting process publishing provisional merit list in its website for inviting objections from the candidates for preparing final selection list। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और भी उठ के आ गई। अब ये भी संज्ञान में आया है कि भैया जो UKSSC अपने सभी एग्ज़ाम में क्या करता है, पहले प्रोविजनल लिस्ट निकालता है, फिर उसके बाद छात्रों से पूछता है कि आपको इसमें कोई आपत्ति है, अगर कोई आपत्ति है तो आपत्ति डाल दो, उसके बाद फिर क्या होगा, हम फिर फाइनल मेरिट लिस्ट निकालेंगे। तो अब इसका भी प्रोविज़न कहीं पर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि in its website for inviting objection for the candidates for preparing final merit list which is wholly impermissible। in this case also provisional list was published। तो यहाँ पर भी provisional list को publish किया गया। इसके बाद फिर मिस्टर राजीव सिंह बिस्ट हैं जो कि आपके स्टेट के काउंसिल हैं, मिस्टर BD पांडे हैं जो कि आपके UKSSC के काउंसिल हैं, उन्होंने भी सबमिट किया कि भैया अंडर द रूल देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर प्रिपेयरिंग अ पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, यानी कि साफ साफ है इन्होंने कह दिया कि भैया हाँ ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, इसको इन्होंने एडमिट कर लिया। ठीक है, देयरफॉर इफ द रूल इज साइलेंट ऑन दिस द क्वेश्चन इज अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वाज पब्लिश इन वेबसाइट, यानी कि किस लॉ के अकॉर्डिंग फिर ये UKSSC इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को पब्लिश करता है। ओके, जब ऐसा कोई लॉ है ही नहीं और UKSSC के वकील भी इसको एडमिट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा कोई लॉ नहीं है। ठीक है, सो सिंस द इशू pertains to recruitment which was conducted by the recruiting body, the respondent should give answer by filing counter affidavit as to under which provision of law while preparing the final merit list the provisional merit list was published। यानी कि अब भैया सिंपल सी बात है, अब जो रिक्रूटिंग बॉडी है इसको काउंटर एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा कि आप किस प्रोविज़न या किस लॉ के तहत पे ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को पब्लिश करते हैं। ठीक है, और अपनी वेबसाइट में। एंड वाइज सिलेक्शन लिस्ट वाज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द चॉइस ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी कि दूसरा प्रश्न का आपको ये भी जवाब देना पड़ेगा कि आप जो सिलेक्शन लिस्ट है वो कैंडिडेट्स की चॉइस के आधार पर कैसे निकाल सकते हैं। गढ़वाल मंडल देना है, कुमाऊं मंडल देना है, ये तो फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद तय होगा। ओके, सो इस यहाँ पर दोस्तों ये पहला तो इनको कह दिया कि पहला काउंटर एफिडेविट तैयार करो। ठीक है, दूसरा कह दिया कि भैया जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 5 और 6 हैं इनको आप एक नोटिस इशू करो, जो कैंडिडेट्स हैं उनको इशू किया जाएगा। ठीक है, तो लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर शैल टेक स्टेप्स टू सर्व नोटिस टू रिस्पॉन्डेंट नंबर 5 एंड 6 विद इन अ वीक, यानी कि जो लर्न काउंसिल है पिटिशनर के वो क्या करेंगे 5 और 6 को विद इन अ वीक यानी कि एक हफ्ते में नोटिस दे देंगे। ठीक है, इसके बाद जो रिस्पॉन्डेंट है शैल फाइल काउंटर एफिडेविट विद इन द 4 वीक्स। जो भी रिस्पॉन्डेंट हैं क्या कहते हैं वो काउंटर एफिड डालेंगे 4 हफ्ते के अंदर अंदर, और इसके बाद 2 वीक का जो टाइम है ऑल्सो दिया जाएगा लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर, यानी कहने का मतलब है जो आपके जिन्होंने केस किया है फिर उसके जो वकील है उसको दोबारा से रीजॉइंडर एफिडेविट डालने का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद लिस्ट दिस मैटर ऑन 8/5/2025, यानी कि 8 मई को अब ये केस चला गया है। तो अंटिल फर्दर ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट द एंटायर सिलेक्शन परसुएंट टू द एडवर्टाइजमेंट इज डेटेड शेल रिमेन स्टेड, यानी कि अभी इसमें स्टे लगा रहेगा। तो ये राकेश थपलियाल हैं, इनका ये फिलहाल ऑर्डर है। तो आप देख सकते हैं कि लंबा चौड़ा ये ऑर्डर है और इन्होंने पूरी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें जितने लूप होल्स हैं उनको निकाला है और उस पर सवाल उठाए हैं, और अब यहाँ पर जो UKSSC है उसको काउंटर एफिडेविट फाइल करने का समय दिया गया है। 4 हफ्ते के अंदर अंदर इनको अपना जो काउंटर एफिडेविट है वो जमा करना है। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर उसके बाद जब ये काउंटर एफिडेविट जब अपना जमा कर देंगे तो जो पिटिशनर है यानी कि जिन्होंने केस किया है तो उनके वकील को फिर 2 हफ्ते का और टाइम दिया है कि वो एक रीजॉइंडर डाल सकते हैं।
एंड देन उसके बाद इसकी सुनवाई होगी 8 मई को। ओके, और 5 और 6 हैं, इनको भी नोटिस इशू किया गया है, यानी कि एक तरह से कोर्ट की तरफ से एक नोटिस कि ऐसा ऐसा हुआ है और आप अगर चाहें तो अपनी तरफ से भी वकील हायर करके इस केस में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। फ़िलहाल नोटिस देना तो होता ही है, क्योंकि जिन जिन को रिस्पॉन्ड बनाया जाता है तो उनको नोटिस दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल 8 मई 2025 यहाँ तक से पहले तो आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलने जा रही है। अभी ये केस में सुनवाई होगी और अभी इस केस में भी देखना पड़ेगा कि 8/5/2025 को इसमें कोई निर्णय आता है या नहीं आता है। तो फ़िलहाल तो आपको भी फ़िलहाल ज्वाइनिंग के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा बैड न्यूज़ है, लेकिन थोड़ा बहुत आप जो अन्य एग्ज़ाम हैं उनकी भी तैयारी करते रहें। अभी जो भी आपकी जो नई अपडेट आएगी उसके बारे में बताएंगे। तो फ़िलहाल इसमें तो अभी कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही है। 8 मई तक का आपको इंतज़ार अब करना पड़ जाएगा, उसके बाद ही आगे देखना रहेगा कि आगे ज्वाइनिंग का क्या होता है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।